देखिए दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 10 देखेंगे अपन। अध्याय जो 10 है इसमें पहला पार्ट है विधि विरुद्ध जमाव। धारा 129 देखेंगे अपन इसकी। धारा 129 129 कहता है सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर किया जाना। कौन से बल को? सिविल बल के द्वारा जमाव को तितर बितर किया जाना। तो 129 कहता है सिविल बल के द्वारा जमाव को तितर बितर किया जाना। देखिए सिविल बल द्वारा, ये याद रखना 129 में क्या है? सिविल बल के द्वारा जमाव को क्या किया जाना? तितर बितर किया जाना से संबंधित है। सिविल बल के द्वारा क्या किया जाना? जमाव को तितर बितर किया जाना। देखिए ये धारा क्या कहती है, इसका पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाव को या 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना है तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर बितर हो जाएं। तो तितर बितर करना है कौन से लोग हैं? विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य या विधि विरुद्ध जमाव या 5 से अधिक लोगों का जमाव है जो विधि विरुद्ध जमाव है। तो इसमें कौन कौन आदेश पारित कर सकता है? इसमें लेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये याद रखना है आपको, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, और किसको है? पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। ये दोनों याद रखना है, पुलिस थाने का भारसाधक। भारसाधक कोई अधिकारी हो सकता है, या मान लीजिए पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी अनुपस्थित है तो उप निरीक्षक की पंक्ति का, किस निरीक्षक का? उप निरीक्षक पंक्ति का, उप निरीक्षक की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी। ये आपको याद रखना है ना। पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी हो सकता है या उप निरीक्षक की पंक्ति का कोई अधिकारी हो सकता है। ये क्या कर सकते हैं? ये जमाव को तितर बितर यानी बिखरने का, कैसा? जमाव को तितर बितर, तितर बितर यानी उनको बिखरने का, अलग अलग हो जाने का आदेश दे सकते हैं। कौन कौन दे सकता है? बस इतना याद रखना है आपको। तो इसमें वो ये याद रखना है, इसकी हेडिंग कौन से बल के द्वारा? सिविल बल के द्वारा। कौन कौन दे सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है, या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी दे सकता है, उसकी अनुपस्थिति में कोई उप निरीक्षक की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश पारित कर सकता है कि वो जमाव के जो सदस्य हैं उनको तितर बितर होने का आदेश दे सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है यदि ऐसा समादेश दिए जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर बितर नहीं होता है या यदि ऐसा समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर न होने का विनिश्चय दर्शित होता है, तो धारा 1 में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकता है। और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर बितर करने के प्रयोजनों के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है। तो ये पहला वाले की बात कह रहा है कि अगर जो आदेश दिया था तितर बितर होने का, ये आदेश का अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है या बना रहता है जमाव में, अलग नहीं होता, उससे आसे स्पष्ट है कि ये हटने वाला नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? बल प्रयोग कर सकता है। कौन करवा सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। बल प्रयोग है ना, स्वाभाविक सी बात है, जब हटेंगे नहीं तो इसमें बल प्रयोग इनके द्वारा किया जा सकता है। बस इतना याद रखना है। नीचे लिखा है कि जो व्यक्ति है जिसकी वो सहायता लेना चाहता है
कोई ऐसे जो सशस्त्र बल के सदस्य नहीं, अन्य कोई सदस्य हो सकते हैं, उन वो सहायता देंगे। इसके अलावा अन्य व्यक्ति जो भी जिनसे भी वो सहायता मांगता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का वार्षाधिक अधिकारी, उस बल को तितर बितर करने के लिए, तो वो उनकी सहायता करेंगे, या उनकी गिरफ्तारी कराना है तो उसमें सब में क्या करेंगे, ये लोग मदद करेंगे। जिनसे भी वो मदद मांगता है वो उनकी मदद करेंगे। तो वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जल है कि पहले कौन आदेश देता है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और कौन आदेश देता है ये इंपॉर्टेंट है बस। इसके अलावा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए सेक्शन 130। सेक्शन 130 कहता है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। पहले क्या था, सिविल बल का प्रयोग, अब ये क्या है, सशस्त्र बल का प्रयोग। ये आपको याद रखना है, ये दोनों सेक्शन, ये सिविल बल के द्वारा है और ये सशस्त्र बल के द्वारा जमाव को तितर बितर किया जाना। देखिए इसमें क्या कहता है, अब इसमें भी लिखा था कि भाई बल प्रयोग, सिविल बल प्रयोग, और इसमें लिखा है भाई सशस्त्र बल प्रयोग, तो अंतर क्या हो रहा है दोनों में। हाँ? ये साधारणता है भैया, थोड़ा बहुत नहीं माना तो लाठीचार्ज वगैरह करा देना, वो आ जाता है इसमें, और इसमें आंसू गैस के गोले वगैरह वो सारी चीजें इसमें आ जाती है ना। देखिए 130 क्या कहता है। पहला कहता है इसमें, यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है, और यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। ये याद रखें, कौन करा सकता है, उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये कह रहा है कि ऊपर के तरीका नहीं अपना, ऊपर के तरीके से भी नहीं हटा, है ना, पूरी कोशिश कर ली लेकिन जमाव तितर बितर नहीं हुआ, तो आवश्यक है कि भाई जमाव को हटाना है, उनको अलग करना है, तितर बितर करना है भीड़ को। तो ऐसे में सशस्त्र बल के द्वारा उन्हें हटाने का आदेश या तितर बितर करने का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, उच्चतम पंक्ति का, जो भी वहां उपस्थित हो, उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो भी उधर हो, उसके द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है। जो भी उच्च श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा उसके द्वारा, है ना। क्या दिया जा सकता है, उसको तितर सशस्त्र बल द्वारा तितर बितर किए जाने का आदेश पारित किया जा सकता है। यहाँ कौन कर रहा था, यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी भी था, लेकिन यहाँ कौन है, अगर शस्त्र का इस्तेमाल करना है कुल मिला के, तो फिर उच्चतम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये चीजें याद रखनी है आपको, यहाँ ये याद रखना है और ये याद रखना है ना, यही चीजें आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। दूसरा देखिए इसका, दूसरा क्या कहता है, थोड़ा सा नीचे कर ले। दूसरा कहता है ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है या अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे, और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिसकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे, या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और प्ररुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और प्ररुद्ध करे। ये कह रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति, जो भी पुलिस वाले हटा रहे होते हैं, तो जो भी पुलिस वाले हटा रहे होते हैं, जमाव को तितर बितर कर रहे होते हैं, वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उनसे क्या अपेक्षा करता है कि उसके आदेश का पालन करे और जमाव को क्या करें, वहां से हटा दे, सशस्त्र बल के द्वारा क्या करे, जमाव को हटा दे, है ना, हटा दे। तो जो भी कर्मचारी वगैरह है, जो भी अधिकारी वगैरह है जो हड़ को हटाने में लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, कुल मिला के कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है उसके आदेश का पालन करेंगे। तीसरा देखिए क्या कहता है इसका, सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितना उस जमाव को तितर बितर करने और व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक हो। तो ये क्या कह रहा है, कितने बल का प्रयोग करेगा, जितना आवश्यक हो, बस जितना आवश्यक हो, जितनी कॉमन बात है। ऐसा नहीं कि भैया आदेश मिल गया तो किसी को भी मार डालेंगे, ऐसा नहीं है, केवल उतना ही जरूरी है जितना हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए जमाव को आवश्यक है, केवल उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि जब सशस्त्र बल का जो आदेश देगा वो कौन देगा, ये याद करना है आपको, रैंक सेक्शन याद करना है आपको, और पहला इसका पॉइंट याद करना, पहला इसका करना और सेक्शन याद करना, बस। उसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
यही पूछा जाएगा कि अगर सशस्त्र बल का जो बल द्वारा जमाव को तितर बितर करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। ऊपर पूछा जाएगा कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। वहां पुलिस थाने का वार्ड साधक अधिकारी भी दे सकता है, उप निरीक्षक की पंक्ति का कोई अधिकारी भी दे सकता है, लेकिन यहाँ कौन देता है, यहाँ केवल उच्चतम श्रेणी का जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसी के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। ये अंतर है दोनों में, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए सेक्शन 131 क्या कहता है। 131 कहता है जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। ये अधिकारियों की शक्ति है, अधिकारियों की शक्ति है जो सशस्त्र बल का प्रयोग कर रहे हैं ना, हथियारों का जो प्रयोग करे उनकी शक्ति है। क्या शक्ति है, देखिए ये कहता है जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतः संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है ना, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने क्षमादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित हो ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दंडित किया जा सके गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है, किंतु यदि उस समय जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और तदंतर इस बारे में कि वह ऐसी कार्रवाई चालू रखे या ना रखे मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा। ये अर्जेंट तरीके की कह रहा है, अर्जेंट मामला है, मतलब ऐसा अर्जेंट मामला है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क नहीं हो रहा है। किससे नहीं हो रहा है, आदेश कौन देता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है ना, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसी अर्जेंट स्थिति है। तो ऐसे में कह रहा है कि जो भी सशस्त्र बल के सदस्य है उनमें से किस रैंक का अधिकारी, आयुक्त होना चाहिए, आयुक्त रैंक का होगा या फिर राजपत्रित अधिकारी गजिस्ट्रेट ऑफिसर होना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी रैंक का कोई पुलिस अधिकारी है तो उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, सशस्त्र बल का प्रयोग करने का आदेश दिया जा सकता है ना। और वो किन्हीं व्यक्तियों की सहायता वगैरह भी ले सकता है, ये तो कॉमन बातें हैं। तो बस इतना याद रखना है कि अगर अर्जेंट मामला है तो फिर जो सशस्त्र बल के सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी आदेश पारित किया जा सकता है। किस चीज का आदेश पारित किया जा सकता है, सशस्त्र बल का प्रयोग करने का आदेश पारित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन किस रैंक का पुलिस अधिकारी दे सकता है अर्जेंट मामले में, आयुक्त और राजपत्रित अधिकारी। ये कब देते हैं, जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पाता। और इसमें नीचे ये भी लिखा है कि जब जो कार्रवाई कर रहे होते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं मतलब इन्होंने आदेश दिया सशस्त्र बल का इस्तेमाल करने का, इसके बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करने के बीच में ऐसी परिस्थिति आती है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उससे संपर्क सध जाता है, मान लो उससे संपर्क हो जाता है, तो फिर ये आगे कैसे कार्य करेंगे, ये आगे फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ही कार्य करेंगे। उससे पूछेंगे कि कार्रवाई चालू रखी जाए या बंद कर दी जाए। कुल मिला के फिर जो कार्रवाई की जाएगी वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार ही की जाएगी। आगे की जो भी कार्रवाई अगर संपर्क हो गया है, अगर संपर्क साध है तो फिर जो उससे संपर्क करेंगे उसको जानकारी देंगे, फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसा उचित समझेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें ये चीजें याद रखने वाली हैं। इसमें भी ये याद रखना कि अर्जेंट मामला है, मान लो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर मान लो कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पाता तो किस रैंक का पुलिस अधिकारी सशस्त्र बल का इस्तेमाल करने का आदेश पारित कर सकता है, आयुक्त और आयुक्त रैंक का होना चाहिए या फिर राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, है ना। तो उस रैंक का कोई पुलिस अधिकारी होगा तब वो क्या कर सकता है, आदेश पारित कर सकता है। राजपत्रित इनमें डीएसपी से शुरू होते हैं पुलिस वालों में ना, डीएसपी से शुरू होते हैं, उससे नीचे इनके राजपत्रित होते ही नहीं है ना। तो डीएसपी रैंक का होगा या उससे ऊपर कम होगा, यही मान लीजिए, वही दे सकते हैं। उससे नीचे के कोई पुलिस अधिकारी सशस्त्र बल का इस्तेमाल करने की शक्ति किसी के पास नहीं है, ठीक है। अब 132 देख लीजिए, 120 को मिटा लें, 132 थोड़ा बड़ा है। देखिए 132 सेक्शन 132 132 क्या कहता है, 132 कहता है पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण
ये अभियोजन से संरक्षण, अभियोजन से संरक्षण, ये याद रखना है, सेक्शन ही याद रखना बस। ये क्या कह रहा है, जो भी ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं ना अधिकारी, उनको संरक्षण प्रोटेक्शन है, ताकि वो खुल के काम कर सके। अगर कोई गलती हो जाती है तो प्रोटेक्शन है 132 में। इसको भी देख लेते हैं, देखिए पहला क्या है, वैसे इसकी हेडिंग ही याद रखना है आपको, है ना। इसमें लिखा है किसी कार्य के लिए जो धारा 129, धारा 130, 131 के अधीन किया गया है, तात्पर्य है किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन किसी दंड न्यायालय में, किसी भी दंड न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। पहला इसमें लिखा है कब, एक एक दो करके लिख लेते हैं। पहला कहता है जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बल का कोई अधिकारी सदस्य है, वहां केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। तो कह रहा है अगर मान लीजिए केंद्र सरकार सशस्त्र बल का कोई सदस्य है ना, सशस्त्र बल का, आर्मी वगैरह का कोई सदस्य, तो किसकी मंजूरी से, केंद्र सरकार की, इनकी मंजूरी से ही चलाया जाएगा, केंद्र सरकार की मंजूरी से। दूसरा कहता है, कॉमन बातें हैं ये, किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी से, और अन्य कोई मामला है यानी अन्य कोई अधिकारी है जो राज्य के अधीन आती है तो फिर राज्य की। कुल मिला के याद रखें कि केंद्र के अधीन अगर आते हैं जो अधिकारी, वो केंद्र की मंजूरी से, और अगर राज्य के अधीन आते हैं तो फिर राज्य सरकार की मंजूरी से उनके ऊपर बात चलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा इसमें क्लॉज क्या कहता है, दूसरे में कहता है उक्त धाराओं में किसी में से किसी के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के बारे में। ये कह रहा है गुड फेथ में कोई काम करता है पुलिस अधिकारी वगैरह या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सद्भावना में कोई अधिकारी कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें लिखा है पहला पहले का ये था बी है, इसमें पहला यही था कि सद्भावना पूर्वक कार्रवाई करता है कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा कहता है धारा 129, धारा 130 के अधीन अपेक्षा के अनुपालन में सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के बारे, ये व्यक्ति के बारे में कह रहा है, व्यक्ति के बारे में, जिससे कौन व्यक्ति, जिसकी न मदद ली थी, अगर वो काम कर रहा है गुड फेथ में, वो भी काम कर रहा है अपने शक्ति से आगे बढ़ जाता है तो उसके बाद उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कह रहा है धारा 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करने वाले सशस्त्र बल के किसी अधिकारी, किसी अधिकारी, कौन से अधिकारी, सशस्त्र बल का अधिकारी है तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, पढ़ने लायक भी नहीं है वैसे तो, एक अधिकारी के द्वारा भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगला है सशस्त्र बल का कोई अन्य सदस्य जिस आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध हो, उसके पालन में किए गए किसी कार्य के लिए उस सदस्य के बारे में यह ना समझा जाएगा कि उसने उसके द्वारा कोई अपराध किया है। सशस्त्र बल का कोई सदस्य उस आदेश का पालन वगैरह करने में कोई त्रुटि हो जाती है सद्भावना पूर्वक आदेश के पालन में आदि में, तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आगे देखिए तीसरा है, वैसे तीसरे का पहला है ये कहता है, इसमें अर्थ लिखा है फिर इस धारा में, इस अध्याय के पूर्ववर्ती धाराओं में सशस्त्र बल का अर्थ लिखा है सशस्त्र बल पद से भूमि बल के रूप में क्रियाशील सेना, नौसेना, वायुसेना, कुल मिला के सशस्त्र बल में तीनों प्रकार की सेना है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। सशस्त्र बल के संबंध में अधिकारी से सशस्त्र बल के ऑफिसर वगैरह आते हैं जो चाहे राजपत्र आयुक्त रैंक के हो सकते हैं, राजपत्रित हो सकते हैं, वेतनभोगी हो सकते हैं और भी कई तरीके के। आगे लिखा सशस्त्र बलों के संबंध में सदस्य से सशस्त्र बल के अधिकारी से भिन्न अन्य कोई जो सदस्य होते हैं वो आते हैं। तो ये कोई खास नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है सेक्शन बस, इसके अलावा इसमें कुछ याद नहीं करना, ना पढ़ना है इसको, एक ही बार पढ़ लिया वो तो आप जानते ही सद्भावना पूर्वक है, संरक्षण है। ये भी आप जानते हैं कि केंद्र के अधिकारी तो केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए, राज्य के अधिकारी तो राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, गुड फेथ में काम करते हैं तो कोई अभी कार्रवाई होगी नहीं उनके खिलाफ, है ना। तो ये भी आप जानते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है लोक न्यूसेंस, जो दूसरा पार्ट है अध्याय 10 का वो है लोक, ये पहला पार्ट था, अब जो दूसरा पार्ट है लोक न्यूसेंस के बारे में। लोक न्यूसेंस, अब ये लोक न्यूसेंस है धारा 133, ये इंपॉर्टेंट धारा है, पूछी जाती है, ठीक है। तो धारा याद रखना 133, इसमें लिखा है न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश, कैसा आदेश, सशर्त आदेश, क्या हटाने के लिए, न्यूसेंस हटाने के लिए, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश कितनी धारा में, धारा 133 में दिया गया, ये पूछा जाता है सेक्शन। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है जब किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष से सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट
या अन्य इत्तला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य यदि कोई हो लेने पर जैसा वह ठीक समझे विचार है कि। तो कौन कौन आदेश दे सकता है, पहले तो ये कर लीजिए कि कौन कौन कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, कुल मिला के जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं सब दे सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट भी कार्यपालक ही मजिस्ट्रेट होता है। उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट ये भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होती है, या फिर अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, है ना, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो बस इतना याद रखिए कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट देता है ना, तो कार्य ये सब कार्यपालक ही होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट हो सकता है, या इससे नीचे के रैंक के अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। कब ये कार्रवाई करते हैं, या तो पुलिस रिपोर्ट, कोई पुलिस रिपोर्ट पर कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति उनसे शिकायत करता है, इत्तला मिलती है इनको, अन्य व्यक्ति की इत्तला, जानकारी पर, दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो किसी की इत्तला मिलती है किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर, या अन्य इत्तला पर। तो दो चीजें, अन्य इत्तला पर, अन्य जानकारी लिख लीजिए, अन्य इत्तला या जानकारी एक ही बात है। तो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य प्रकार से जानकारी इनको कहीं से भी मिल जाती है, तो जो भी साक्ष्य इनके सामने है उस पर विचार करने के बाद, ये क्या कर सकते हैं, पहला इसमें है ए, क्या कर सकते हैं, किसी लोक स्थान या किसी मार्ग या नदी जल सरणी से जो जनता द्वारा विधि पूर्ण उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाना चाहिए। अथवा, तो ये कैसा लोक न्यूसेंस है, तो आप जानते हैं लोक स्थान होगा वहीं होगा, है ना। तो लोक स्थान कौन कौन हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। लोक मार्ग हो सकता है, कोई मार्ग हो सकता है जहाँ से सार्वजनिक मार्ग कोई है जहाँ से लोग बाग गुजरते हैं। नदी हो सकती है ना, कोई जल सरणी हो सकती है, सारे मतलब जो भी सार्वजनिक स्थान है, या जनता जहाँ आ जा सकती है, ऐसा कोई स्थान हो सकता है। तो वहां पे अगर किसी ने क्या करा है, कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस डाला है, क्या डाला, कोई बाधा या न्यूसेंस, बाधा या न्यूसेंस है, किसी ने बाधा या न्यूसेंस डाला है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसको हटाने का, क्या करने का, हटाने का आदेश कर सकता है। उसको हटाने का क्या कर सकता है, आदेश कर सकता है, अथवा दे सकता है कि उसको हटाना चाहिए। दूसरा है इसमें बी, ये भी एक बार पढ़ना है बस। इसमें क्वेश्चन बस इतना आता है कि 133 किस न्यूसेंस से संबंधित कौन सी धारा है, 133 से कौन आदेश कर सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है। फिर ये पूछ लिया जाता है, ये वाला कैसे कर सकता है, ये भी पूछ लिया जाता है ना। तो ये बस इसमें ये आपको याद रखना है। देखिए दूसरा क्या कहता है इसका, किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल या क्या लिखा है, पढ़ने वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शरीर सुख के लिए हानिकारक है, और परिणामतः ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए, या ऐसा माल या पर्ण वस्तु हटा दी जानी चाहिए, या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए। तो ये कौन कौन से आदेश दे सकता है उसके बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है कोई व्यापार करता है, कोई अपना जो उपजीविका चलाता है, या माल या वस्तु को रखता है जो समाज और के लिए क्या है, हानिकारक है, या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसका भी वो क्या कर सकता है, उसको हटाने का आदेश दे सकता है, या उसको विनियमित करने का आदेश दे सकता है। ये लिख नहीं रहा मैं, ये कॉमन है तो आप सुन लीजिए बस। अगला देखिए क्या कहता है, किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्यय जिससे संभावित है कि अग्निकांड या विस्फोट हो, रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाए। उसको ऐसा कोई लगता है कि कोई भवन वगैरह में कोई विस्फोट हो सकता है, अग्नि लग सकती है, आग लग सकती है, आगजनी हो सकती है, ऐसा कोई भी घटना हो सकती है, तो वहां से उसको हटाने का भी आदेश दे सकता है। आगे कहता है कोई भवन, तंबू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में कि संभावित है वो गिर जाए और पड़ोस में रहने वाले या कारोबार करने वाले या पास से निकलने वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, परिणामतः ऐसे भवन, तंबू या संरचना को हटाना या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलंबन लगाना, या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलंबन लगाना। तो ये कह रहा है कि भैया ऐसा कोई मकान है, वृक्ष है जो गिर सकता है, क्या हो सकता है, गिर सकता है, तो क्या करेगा, या तो उसको हटा देगा वहां से, घर वगैरह वृक्ष वगैरह, या उसकी मरम्मत कराएगा, अगर मरम्मत से ठीक होने लायक है तो उसकी मरम्मत करा देगा, आलंबन वगैरह लगा देगा, सपोर्ट वगैरह लग जाता है ना, पेड़ है सपोर्ट वगैरह लग जाता है, जहाँ उसको लगता है कि पड़ोस में गिर जाएगा, सड़क पे गिर जाएगा, लोगों को नुकसान होगा, तो उनको हटाने की कोशिश करेगा, हटवाएगा। या फिर उसका अगर सपोर्टिंग हो सकता है, उसकी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है कुल मिला के कि भैया तोड़ने की, हटाने की जरूरत नहीं है, कोई अवलंबन लकड़ी वगैरह लगा देते ना, तो इस तरीके से अगर लग जाता तो उसकी व्यवस्था की जाएगी।
आगे लिखा है ऐसे किसी मार्ग या लोक स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुएं या उत्खात को इस प्रकार से बाड़ लगा दी जानी चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो जाए। कुछ जगह ऐसी होती है कि भाई बगल से पता पड़ा कोई खाई है, नदी है, कुआ है खुला, तो उसमें जो बाड़े वगैरह भी लगवा सकता है, बाउंड्री वगैरह चारों तरफ से। मान लीजिए जो नदी है या कुआ है तो इसके चारों तरफ बाउंड्री बनवा देगा, इधर बाउंड्री बनवा देगा। इस तरीके से ये क्या कर सकता है, करवा सकता है, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल वगैरह, ये अगर उचित समझता है तो वो ये भी कर सकता है। आगे लिखा है किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट करना, परिरुद्ध करना या उसका अन्यथा बयान करना। कोई भयानक जीव जंतु, ये भी याद रखेंगे आप कि कोई भयानक जीव जंतु वगैरह है तो उसको हटाने का आदेश भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। आगे क्या लिखा है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पर्ण वस्तु को रखने वाले, ऐसे भवन, तंबू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीव जंतु या वृक्ष का स्वामित्व, कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर जितना उसे आदेश नियत किया जाए वह ऐसी बाधा या न्यूसेंस को हटा दे। तो पहले तो ये कह रहा है कि भाई ये सारी न्यूसेंस वगैरह बाधाएं वगैरह है तो सबसे पहले तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसी को आदेश देगा। जो भी व्यक्ति का कब्जे वगैरह में है कोई, अगर वो संपत्ति वगैरह, वस्तु वगैरह, पशु वगैरह, जो भी चीजें हैं, सबसे पहले उसको आदेश देगा कि वो उस न्यूसेंस को वो वहां से हटा दे। जितना भी समय उसके द्वारा दिया गया उतने समय के भीतर वो उसको खुद हटा दे। दूसरा कहता है ऐसे व्यापार या उपजीविका को चलाना छोड़ दे, जो ऊपर पढ़ा था, जो समाज के या स्वास्थ्य के हित में नहीं है, तो ऐसा व्यापार करना छोड़ दे या उसे ऐसी रीति से बंद कर दे या विनियमित कर दे जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, या जो भी रीति बताई गई है उससे बंद कर दे और उसको विनियमित कर ले, सीमित कर ले। अथवा ऐसे माल या पर्ण वस्तु को हटाए या उसको रखना ऐसी रीति से विनियमित करे जैसा कि विनिर्दिष्ट की जाए। या तो उसको हटा ले या फिर कोई रीति बताई जाती है कि दूसरों के संपर्क में ना आए, उस तरीके से आप करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे, जो भी है ना, उस तरीके से करे। आगे कहता है ऐसे भवन का निर्माण रोके, बंद करे या ऐसे पदार्थ के व्यय में परिवर्तन, कोई भवन वगैरह है जो लोक न्यूसेंस हो सकता है जिससे उसका निर्माण आदि क्यों क्या करे, रोक दे। ऐसे तालाब, कुएं या उत्खनन में बाढ़ आदि लगा दे, ऐसे भवन, तंबू, संरचना को हटा ले, मरम्मत, सारी चीजें आ गई कुल मिला के। अगला कहता है ऐसे भयानक जीव जंतु को उस रीति से या तो नष्ट कर दे या उसका व्ययन करे जैसा उस आदेश में उपबंधित है। व्ययन का मतलब होता है कि भाई छोड़ छाड़ दे, अगर जंगल में छोड़ सकते हैं तो जंगल में छोड़ाओ, अगर उसको नष्ट नहीं छोड़ पाते तो उसको नष्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा उसको आदेश पारित कर सकता है जो भी उसका स्वामी है, जिसके कब्जे में वो संपत्ति, वस्तु या जानवर वगैरह है, उसको ऐसा आदेश करेगा। आगे लिखा अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाए हाजिर हो और उसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उसके आदेश को अंतिम क्यों ना कर दी जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मना करता है ऐसा करने से तो ये कहता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट फिर उसको या तो अपने समक्ष या उसके अधीनस्थ कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहेगा, उपस्थिति के लिए तारीख लगा देगा कुल मिला के, उपस्थित होने के लिए कि आप उपस्थित हो और क्या करें, कारण बताएं कि भाई आपका आदेश अंतिम क्यों नहीं कर दिया जाए, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वो आपसे कारण पूछेगा कि आपके द्वारा जो आपको जो आदेश दिया है उसको अंतिम क्यों ना कर दिया जाए, है ना। तो अगर उसको व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, कारण बताने पड़ेंगे जाकर के कि वो क्यों नहीं हटाना चाहता है, कि वो सही है कि उससे लोक न्यूसेंस से नहीं हो रहा है। जैसे कई लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं हो रहा है तो कारण बताने पड़ेंगे उनके समक्ष उपस्थित होकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष। दूसरा देखिए क्लॉज क्या कहता है इसका। दूसरा कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सम्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। सिविल न्यायालय को कोई अधिकारता नहीं है, सिविल न्यायालय को कि आप चले गए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जो आदेश आपको पारित किया उसके खिलाफ आप सिविल न्यायालय नहीं जा सकते। इस मामले में सिविल न्यायालय को कोई अधिकारता नहीं होगी। क्या आपको कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने कोई आदेश दिया न्यूसेंस हटाने के लिए और आप उसके विरोध में सिविल न्यायालय चले गए कि भैया ये आदेश गलत है, तो आपको सिविल न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको भी याद रखना है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सिविल न्यायालय नहीं जा सकते। स्पष्टीकरण लिखा है लोक स्थान, तो आप जानते ही हैं कि लोक स्थान में क्या आता है, राज्य की संपत्ति, पड़ाव के मैदान और स्वच्छता, आमोद प्रमोद,
प्रयोजनों के लिए खाली छोड़े गए मैदान, मतलब जहां पे पब्लिक जा सकती है वो सारे की सारे क्या आते हैं, लोक स्थान की परिभाषा में आते हैं। अब देखिए सेक्शन 134 इसका, इसमें भी सेक्शन ही याद रखना, और याद रखना कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश पारित करता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आप सिविल न्यायालय नहीं जा सकते, बस इतना आपको याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है। 134 देखिए क्या कहता है, आदेश की तामील या अधिसूचना, ये आदेश की तामील के बारे में है, तामील और अधिसूचना। अब जो आदेश पारित किया उसकी तामील तो करानी पड़ेगी, है ना, उसकी अधिसूचना भी निकालनी पड़ेगी, उसके बारे में। पहला देखिए क्या कहता है इसका, पहला कहता है आदेश की तामील उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह किया गया है यदि साध हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबंधित है। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश निकाला गया, सवाल सी बात है, जैसे समन किया जाता है अगर आवश्यक है, मतलब हो सकता है, पॉसिबल है, तो समन की जैसे समन किया जाता है वैसे ही उस पर सूचना की तामील कराई जाएगी, जैसे समन के द्वारा सूचना की तामील कराई जाती है उसी तरीके से यहाँ भी तामील कराई जाएगी। दूसरा देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उच्च घोषणा द्वारा की जाएगी जैसा राज्य सरकार नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और उसकी एक प्रति ऐसे स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। तो ये तो आप जानते हैं कि पहले तो समन के जैसे तामील कराई जाएगी अगर पॉसिबल है, तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करा जाएगा, उसका प्रकाशन कराया जाएगा, जैसा भी राज्य सरकार ने बनाए हैं नियम, फिर उसका प्रकाशन होगा और चस्पा भी किया जाएगा, दोनों चीजें की जाएंगी। ये तो आप जानते ही है ना, कॉमन बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो समन किया जाएगा, अगर समन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो उसका प्रकाशन करा जाएगा, कहीं भी अखबार वगैरह जो भी है वहां में प्रकाशन दिया जाएगा जो लोकल में चलते हैं, और उसकी जो एक कुछ जो भी कॉपियां हैं, कुछ कॉपियां क्या करेंगे उस पर घर पे वगैरह जहाँ वो कारोबार वगैरह करता है, जिससे कहीं भी जहाँ से उसको सूचना मिल सकती है वहां पर उसको चस्पा किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, तामील की अधिसूचना की जाएगी या तामील की जाएगी। तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब देखिए 135, और देखिए 135 क्या कहता है, 135 कहता है जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। जो ऊपर की बात कह रहा है कि जिस व्यक्ति को तामील की गई थी वो तो या तो उस आदेश का पालन करेगा या कारण बताएगा, या तो पालन करेगा जो तामील होगी पालन करना पड़ेगा, या फिर कारण बताने पड़ेंगे, दो ही तो चीजें होती हैं, या तो आप पालन करो, पालन नहीं करना चाहते तो कारण बताओ कि क्यों नहीं पालन करना चाहते, है ना। तो दो चीजें होती हैं, या तो आप पालन करेंगे या उसका कारण बताएंगे, है ना, और कारण भी अगर संतुष्ट है तो ठीक है, आदेश खत्म हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहता है, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया गया है, पहला कहता है उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य उस समय के अंदर उस रीति से करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट है। तो पहला तो भी कह रहा है कि जो नियत समय है, अगर जिस व्यक्ति पर तामील हुई है नियत नियत समय के भीतर, जो भी समय उसमें दिया गया है उस समय के भीतर क्या करेगा, जो आदेश उसे दिया है उस आदेश का पालन करेगा। दूसरा क्या कहता है, ये भी आपको कोई खास पढ़ने लायक नहीं है, उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा और उस कारण दर्शित करेगा, या फिर मान लो वो काम नहीं करता है, उसको लगता है कि गलत आदेश है तो हाजिर होगा, हाजिर होकर क्या करेगा, कारण बताएगा कि भाई क्यों वो आदेश का पालन नहीं कर रहा है। दो ही चीजें तो होती हैं, या तो पालन करो या कारण बताओ, है ना। तो या तो हाजिर होगा वो, और हाजिर होकर क्या करेगा, कारण बताएगा कि क्यों वो आदेश का पालन नहीं करना चाहता है, तो उसको आदेश का पालन क्यों नहीं करना है, वो अगर उपयुक्त कारण होंगे तो आदेश, ऐसा नहीं कि आदेश निरस्त नहीं होता, अगर उपयुक्त कारण है, ठीक लगता है कि जो आदेश है जो गलत इत्तला मिल गई थी, कभी कभी क्या होता है झूठी इत्तला मिल जाती है ना, अगर ऐसा लगता है कि भाई झूठी इत्तला थी, गलत इत्तला थी, गलत जानकारी थी, तो आदेश कैंसिल भी हो जाएगा। अब देखिए धारा 136, 136 क्या कहती है, 136 कहती है उनके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम, और स्वाभाविक सी बात है कि असफल रहा है उसका परिणाम क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति आदेश का पालन करने में असफल रहा है तो क्या परिणाम होगा। इसमें लिखा है यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है, दोनों ही बातें हैं कि ना तो उसने आदेश का पालन किया और ना ही वो उपस्थित हुआ, है ना, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 उस निमित्त विहित शास्ति का दायी होगा और आदेश अंतिम कर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये याद रखना कि अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता है तो धारा 188 कौन सी, आईपीसी की,
इसके तहत क्या किया जाएगा, उससे दंडित किया जाएगा, जो सजा यहाँ है वही सजा उसको दी जाएगी, और जो आदेश है उसको क्या कर दिया जाएगा, अंतिम, यानी जो फिर बाधा वगैरह थी वो हटवाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फिर जो भी उसका खर्चा होता है इन्हीं से वसूल लिया जाता है बाद में, है ना, वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो जो आदेश होगा उसको अंतिम कर दिया जाएगा, और वो व्यक्ति जो आदेश का पालन नहीं करता आईपीसी की धारा 188 के तहत क्या होगा, दोषी माना जाएगा। किन परिस्थितियों में दोषी माना जाएगा, ना तो उपस्थित होता है और ना ही कारण दर्शित करता है, इन दोनों परिस्थितियों में उसको दोषी माना जाएगा। देखिए अभी आगे, तो ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा, अगर वो कारण दर्शित नहीं करता है या उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। देखिए अब देखिए अगले 136 था, 136 के बाद है सेक्शन 137, सेक्शन 137। 137 क्या कहता है, 137 कहता है जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। अब भैया कोई व्यक्ति कहता है कि जो लोक अधिकार है ही नहीं, लोक न्यूसेंस तो तभी होगा ना जब लोक स्थान हो या लोक अधिकार हो, लोक अधिकार जहां है वहीं तो लोक न्यूसेंस होगा, क्योंकि न्यूसेंस कहाँ होता है, पब्लिक प्लेस पे। अब वो कह रहा है कि भाई पब्लिक प्लेस है ही नहीं, ये तो मेरा प्राइवेट प्लेस है। जब प्राइवेट प्लेस है तो भैया क्या प्रक्रिया होगी उसमें, जब प्राइवेट प्लेस अगर वो बता रहा है और उस पर ही वो आपत्ति कर रहा है कि जो स्थान आप लोक स्थान बता रहे हैं वो लोक स्थान है ही नहीं, वो तो प्राइवेट स्थान है, तो इसके बारे में प्रक्रिया बताएगी धारा 137 में। देखिए इसमें क्या कहता है, पहला, जहां किसी मार्ग, नदी, जल सरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध वह आदेश किया है अपने समक्ष हाजिर होने पर उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी या जल सरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्रवाई करने के पहले उस बात की जांच करेगा। ये कह रहा है सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट साहब ही बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि भैया जो भी आप पे आरोप लगा है, जो 133 के तहत कार्रवाई की जा रही है आपके खिलाफ, जो भी आप पे आरोप लगा है, नल जो भी लोक स्थान है, न्यूसेंस का जो आरोप लगा है, तो आप इसके को लोक स्थान के अधिकार को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पहले तो वो पूछेगा। अगर वो कहता है कि नहीं मानता है तो क्या करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सीधी सी बात है, जांच करेगा। क्या करेगा वो उसकी, अगर वो मान लेता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आदेश पारित कर दिया जाएगा। अगर नहीं मानता है, वो उसको लगता है कि लोक स्थान नहीं है, तो क्या करेगा फिर वो उसकी जांच करेगा कि भाई लोग किस बात की जांच करेगा, इसी बात की जांच करेगा कि वो लोक स्थान है या नहीं, क्योंकि लोक न्यूसेंस तो तभी होगा ना जब पब्लिक प्लेस होगा, पब्लिक प्लेस अगर नहीं है तो लोक न्यूसेंस कैसे होगा, क्योंकि न्यूसेंस कहाँ होता है, पब्लिक प्लेस में। तो पब्लिक प्लेस है कि नहीं, अगर वो नकार देता है कि पब्लिक प्लेस नहीं है तो फिर इस बात की जांच की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। दूसरा देखिए क्या कहता है, यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इंकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्रवाई को तब तक के लिए रोक देगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चय नहीं कर दिया जाता, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो धारा 138 के अनुसार कार्रवाई करेगा। सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया अगर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसको लगता है साक्ष्य देख करके, जो उसने साक्ष्य पेश किए हैं उस व्यक्ति ने, उसके साक्ष्य देखकर उसको लगता है कि जो लोक स्थान नहीं है, ऐसा कुछ उसे लगता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कार्रवाई को रोक देगा। ये याद रखें, कार्रवाइयों को क्या करेगा, जो भी कार्रवाइयां हैं रोक देगा उनको। कब तक के लिए रोक देगा, जब तक कि सक्षम न्यायालय इसका निराकरण नहीं कर देता, सक्षम न्यायालय के आदेश तक। ठीक है, सक्षम न्यायालय के आदेश तक क्या करेगा, सक्षम न्यायालय इसका आदेश का निराकरण नहीं कर देता तब तक क्या करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्रवाई को रोक देगा। अगर उसको लगता है कि उपयुक्त आधार लग रहे हैं, कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिनके आधार पर ऐसा लग रहा है कि नहीं जिस लोक स्थान नहीं है, तो कार्रवाई को रोक देगा, उस समय के लिए कार्रवाई को रोक देगा जब तक कि उसका निराकरण सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता। अगर मान लो उसको लगता है जो भी साक्ष्य इसने पेश किया है, एक तो ये स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति ये कि अगर उसको जो भी साक्ष्य पेश किया था उस पर उसको भरोसा नहीं, उसको लगता नहीं लोक स्थान है, तो फिर वो आगे जो कार्रवाई धारा 138 के तहत जो कार्रवाई करेगा, 138 के तहत जो आगे है कार्रवाई करेगा, वो हटाएगा बटाएगा, वो आदेश पारित करेगा, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर कुल मिला के आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तीसरा देखिए क्या करें, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्रवाई को रोक देगा, किस लिए रोकेगा, सक्षम न्यायालय के आदेश के लिए, है ना। कब रोक देगा, जब जांच में उसको लगता है कि ये लोक स्थान नहीं है, ऐसा पुख्ता कोई सबूत लगता है या उसको लगता है कि इस पे विश्वास किया जा सकता है, तो फिर वो कार्रवाई को रोक देगा। किस लिए रोकेगा, न्यायालय के आदेश के लिए, कौन सा, सक्षम न्यायालय, जो भी न्यायालय हो। तीसरा कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक इस अधिकार के अस्तित्व से इंकार नहीं करता है या ऐसा इंकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, उसे पश्चातवर्ती कार्रवाई में ऐसा कोई इंकार नहीं करने दिया जाएगा। ये भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति या तो जो लोक अधिकार है उसके बारे में कुछ नहीं कहता है ना, जब पूछा जाता है कि लोक अधिकार है उसके बारे में कुछ नहीं कहता, लोक अधिकार के बारे में कुछ नहीं बोलता पहले तो, या जो साक्ष्य था उपयुक्त साक्ष्य देने में असमर्थ रहता है, दोनों ही बातें, साक्ष्य देने में असमर्थ रहता है, तो आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें फिर इनको जो दोबारा से यही बात उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये कह रहा है। एक बार आपको मौका दे दिया तो दोबारा बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा ये बात उठाने। या तो आपको से पहले पूछा जाता है कि भाई ये लोक स्थान है कि नहीं है, आप कुछ नहीं कहते हो, है ना। दूसरा, अगर आप कहते भी हो तो कोई ढंग का साक्ष्य पेश नहीं कर पाते हो, तो दोबारा आपको यही सब बातें उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये सारे साक्ष्य देने का फिर मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए धारा 137 के बाद 138। अब जो कार्रवाई होगी भैया, जी साक्ष्य वगैरह आगे सब आगे, तो आगे कार्रवाई इसमें कहता है जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर होता है वहां प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया है, कोई व्यक्ति कारण दर्शित करने के लिए, काय के लिए, कारण दर्शित करने के लिए हाजिर होता है वहां प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, देखिए पहला इसमें कहता है, पहला कहता है यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश किया गया है हाजिर होता है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में इस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामलों में लिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कारण दर्शित करता है तो कैसे वो साक्ष्य लेगा, मजिस्ट्रेट जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या लेगा, साक्ष्य लेगा। किस प्रकार से लेगा, जैसे कि समन मामलों में लिया जाता है, समन मामलों में, कुल मिला के समन मामलों की प्रक्रिया का पालन करेगा। जिस प्रकार से समन मामलों में साक्ष्य लिया जाता है उसी प्रकार से कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी उसका साक्ष्य ग्रहण करेगा। दूसरा देखिए क्या कहता है इसमें, दूसरा कहता है यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसे मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ जैसा वह आवश्यक समझे युक्तियुक्त है और उचित है, तो वह आदेश यथास्थिति परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के साथ अंतिम कर सकेगा। ये तो सिंपल सी बात रखा है, जब उसका साक्ष्य हो गया, साक्ष्य लेने के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसमें परिवर्तन करना चाहिए, परिवर्तन के साथ या परिवर्तन के बिना जैसा भी वो उपयुक्त समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है। या तो परिवर्तन के साथ मतलब कुछ चेंज करके आदेश को पारित कर सकता है, या उसे लगता है कि जो मूल आदेश था वही ठीक है तो उसी प्रकार से आदेश को पारित कर सकता है। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कह रहा है कि अगर मामले में आगे कार्रवाई कब करेगा, अगर उसका समाधान नहीं हो पाता है तो आगे कार्रवाई नहीं करेगा। अगर समाधान ही नहीं हो पाया पूरा, जो बात इस जो साक्ष्य वगैरह पेश किया उसके बाद उसका समाधान नहीं हो पाता है, जो भी आदेश वगैरह दिया था उसके बारे में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर समाधान हो जाता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी, अगर समाधान ही नहीं हो पाता है तो फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, है ना। अब देखिए 139 यही लिख लीजिए, सेक्शन 139 ये क्या कहता है, ये कहता है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्थानीय अन्वेषण। अब चूंकि जो साक्ष्य वगैरह ले रहा है, मजिस्ट्रेट वगैरह ले रहा है, उसको लगता है कि भाई जांच की जानी चाहिए, उस स्थान पर किसी अधिकारी को पहुंचाएगा, उससे क्या करवाएगा, जांच करवाएगा उसके बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें पूछा जाएगा कि हाँ अन्वेषण किस धारा के तहत करवाता है, वो तो धारा 139 के तहत कराता है। स्थानीय अन्वेषण मतलब जहाँ का जो भी लोक निरीक्षण हुआ उस एरिया की जांच वगैरह, उसमें साक्ष्य वगैरह इकट्ठे करने के लिए। इसमें लिखा है मजिस्ट्रेट धारा 137 धारा 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए, जो भी जांच मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही है उसके प्रयोजन के लिए क्या क्या कर सकता है। पहला लिखा है इसमें,
पहला कहता है ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है। जैसा किसी भी व्यक्ति को, ये कह रहा है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति जिसको भी मजिस्ट्रेट ठीक समझता है, जिसको भी मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसको अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। उससे कह सकता है कि वहां जाके आप छानबीन करें। अन्वेषण मतलब छानबीन करना, जहां का भी लोक न्यूसेंस हुआ है। दूसरा, किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षाएं कर सकता है। किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है। एक तो ये स्थिति हुई। दूसरी, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां विशेषज्ञ की राय की आवश्यकता पड़ती है, तो विशेषज्ञ अगर की जरूरत है तो विशेषज्ञ को भी समन कर सकता है ना, और उसकी राय ले सकता है। कई मामले ऐसे होते हैं जहां विशेषज्ञों की राय की जरूरत पड़ती है ना, तो अगर ऐसा कोई मामला है तो विशेषज्ञ को समन करेगा, उसको बुलाएगा और उसकी राय ले सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को वहां जाकर के भेज सकता है कि जाके आप मौका में स्थिति जो भी है उसका मुआयना करें, देखें क्या एविडेंस है, क्या साक्ष्य, फोटो वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो लेकर के आए। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा आदेश पारित कर सकता है। इसके बाद आता है 140। ये देखिए, मिटा दें इसकी। देखिए, सेक्शन 140 कहता है मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। सेक्शन 140 का ऐसे संबंधित है मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश देने की शक्ति। लिखित आदेश लिख लीजिए, ठीक है। अनुदेश, आदेश देने की शक्ति। किसकी शक्ति है? मजिस्ट्रेट की, ठीक है। मजिस्ट्रेट की शक्ति है लिखित अनुदेश देने की। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है। इसमें पहला क्लॉज कहता है जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश देता है, वहां मजिस्ट्रेट, ये कह रहा है कि भाई किसी व्यक्ति को अन्वेषण करने के लिए आदेश दिया, वहां मजिस्ट्रेट उसको कोई लिखित प्राधिकार तो देगा उसके बारे में। पहला कहता है इसमें ए, उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो लिखित में मार्गदर्शन के लिए, मार्गदर्शन मतलब गाइडलाइन बना देते हैं कि भाई इस तरीके से करना है आपको, जे वहां खोजबीन करना है, इस तरीके से मामले को देखना है, जो भी जांच करेंगे इस तरीके से, जो भी गाइडलाइन है उस तरीके से आपको करना। तो ऐसे मार्गदर्शन के लिए लिखित में उसको आदेश दे सकता है। कैसे में? लिखित में, लिखित में आदेश दे सकता है कि भाई इस तरीके से आपको करना है, जो भी अन्वेषण करेगा उस व्यक्ति को। दूसरा कहता है यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब कार्य व्यय या उसका कोई भाग किसके द्वारा दिया जाएगा। तो ये कह रहा है व्यय के बारे में। भाई जब अन्वेषण होगा तो जो भी व्यक्ति अन्वेषण कर रहा है उसको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, फ्री में तो अन्वेषण करेगा नहीं। तो उसका खर्चा कौन देगा, उसके बारे में भी आदेश कर सकता है। तो उसका खर्चा कौन करेगा, खर्चा कैसे दिया जाएगा, उसके बैग जो भी खर्चे आते हैं वो कौन करेगा, उसके बारे में भी आदेश दे सकता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्लॉज है इसमें, ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। ये कह रहा है जो भी व्यक्ति जो रिपोर्ट लाता है वो कैसे पढ़ा जाएगा? साक्ष्य के रूप में, क्योंकि अन्वेषण का उद्देश्य ही होता है साक्ष्य एकत्रित करना, स्वाभाविक सी बात है। तो ये कह रहा है जो भी रिपोर्ट वो बना के व्यक्ति लाएगा उसको क्या करा जाएगा? उसको साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा, यानी वो एविडेंस होगा। जो अन्वेषण रिपोर्ट होगी वो क्या होगी? वो एविडेंस होगी। अब इसमें तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है, वह मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे। ये कह रहा है विशेषज्ञ के बारे में कह रहा है कि भाई जब किसी मामले में विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा हो, विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा हो, तो उसके खर्चे, व्यय और खर्चे होते हैं ना, वो कौन चुकाएगा? क्योंकि विशेषज्ञ आएगा, अपनी राय देगा, जो भी उसकी टेक्निक वगैरह उस तरीके से, तो अपने राय वगैरह देगा, तो उसके खर्चे कौन चुकाएगा, उसके बारे में भी जो मजिस्ट्रेट है वो आदेश पारित कर सकता है कि इनके व्यय कौन उठाएगा। ये हमने जो विशेषज्ञ बुलाया है इनका खर्चा कौन उठाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जिस व्यक्ति के विरोध में आदेश दिया जाता है वही व्यक्ति उठाता है। तो इस तरीके से न्यायालय आदेश कर सकता है, कार्यपालक जो भी मजिस्ट्रेट है वो आदेश पारित कर सकता है कि कौन खर्चा आदि उठाएगा। अब देखिए सेक्शन 141। 141 कहता है आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया उसकी अवज्ञा का परिणाम। ये क्या कह रहा है? आदेशों का अंतिम किया जाना। आदेश का क्या किया जाना? अंतिम, मतलब अब फाइनल आदेश हो गया है ना। और अगर कोई व्यक्ति इसकी अवज्ञा करता है, क्या करता है? अवज्ञा, तो उसको दंडित भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दंडित भी किया जाएगा।
ये इसमें बताया गया है। ठीक है, 141 में देखिए ये क्या कहता है, इसका पहला क्लॉज देखिए। पहला क्लॉज कहता है जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य का इतने समय के अंदर करे जितना सूचना में नियत किया जाए, और उसे इत्तला दे कि अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 द्वारा उपबंधित शास्ति का भागी होगा। तो ये कह रहा है कि भाई जब आदेश अंतिम कर दिया मजिस्ट्रेट ने तो उस व्यक्ति को आदेश पारित करेगा कि जितना समय दिया गया है आदेश में, जितना समय आदेश में दिया गया है उस बाधा वगैरह को क्या कर ले, वो हटा ले। अगर नहीं हटाता तो वही धारा 188 का तहत उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया आईपीसी की, है ना। अगर वो नहीं हटाता है या नहीं कर पाता बेस समय के भीतर तो उसको 188 आईपीसी के तहत क्या किया जाएगा, दंडित। तो कितने समय में, जो भी आदेश में समय दिया हो कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जितने दिन भी दिए हो उतने दिन के भीतर वो न्यूसेंस को हटा ले। कितने दिन में हटाएगा, जितना आदेश में दिया हो। दूसरा कहता है इसका क्लॉज, यदि ऐसा कोई कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके किए जाने पर हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है विक्रय द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के करस्तम या विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है। और यदि ऐसा अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो उस आदेश में ऐसी कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रष्टांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है। ये तो आप कॉमन नियम जानते हैं। ये क्या कह रहा है कि भैया जब वो हटाता है, अब मान लो ये व्यक्ति असफल रहा है, इसने नहीं हटा पाया निश्चित समय के भीतर, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्वयं हटवाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, स्वयं हटवाएगा उस चीज को। और जो भी खर्चे होंगे, क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, तो जो खर्चे होते हैं सबसे पहले तो वो संपत्ति जो हटाई गई है उसी से वसूल लिए जाएंगे। अगर हटाने में जो भी उसको विक्रय वगैरह करा के वसूल लेंगे। अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है उससे विक्रय, कोई वैसी चीजें थी नहीं हो पाया, तो उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को खिलाफ आदेश दिया था उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, उसकी कुर्की वगैरह की जाएगी। अब तीसरी कहता है कि अगर वो संपत्ति किसी अन्य जिले में है तो उसकी कुर्की वगैरह कैसे की जाएगी, जो वहां का मजिस्ट्रेट है, जिस जिले में संपत्ति, उस जिले का जो मजिस्ट्रेट है उसको अगर प्रष्टांकित कर देता है तब उसके प्रष्टांकन के बाद ही उसका क्या किया जाएगा, विक्रय आदि किया जाएगा। ये भी इतने ही है। अब देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है इस धारा के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई बात के लिए कोई वाद ना होगा। जी कहता है गुड फेथ के लिए कोई वाद नहीं होगा। ये तो आप जानते ही है ना, तो गुड फेथ के लिए कोई बात नहीं होगा। तो कॉमन बातें थी इसमें भी। अब देखिए 142 और देखिए इसमें सेक्शन 142 क्या कहता है। 142 कहता है जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। ये व्यादेश कह रहा है। व्यादेश मतलब जब तक जांच चल रहा है, व्यादेश का मतलब है रोक। व्यादेश का मतलब क्या है, रोक लगा देगा वो कि भैया यथा स्थिति बनाए रखी जाए। जब तक जांच चल रही है जो स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उससे ना कुछ हटाया जाएगा ना उसमें घटाया जाएगा। तो व्यादेश मतलब रोक लगा देगा। कब तक रोक लगी रहेगी, जब तक वो जांच चल रही है तब तक के लिए, है ना। यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश है। कहां पे, 142 में। देखिए ये क्या कहता है इसका पहला कहता है यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन खतरा या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है ऐसा व्यादेश देगा कि उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है। ये इसमें ये कह रहा है कि भैया अगर वो ऐसा कुछ खतरा है, आसन्न खतरा है, मतलब उसका निवारण तुरंत किया जाना चाहिए, तुरंत निवारण करना चाहिए, तो उसको व्यादेश जारी कर सकता है। किस लिए, उसको हटाने के लिए। तुरंत कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती कि उनको तुरंत ही हटाना आवश्यक है, तो उसके लिए वो व्यादेश जारी कर सकता है कि उस वस्तु वगैरह को क्या कर लिया जाए, उस जगह से हटा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा ही खतरनाक हो गई, किसी भी वक्त वो गिरा आदि सकती है, इस तरीके का। दूसरा कहता है यदि ऐसी व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधन का उपयोग कर हटा सकता है या उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक हो। ये दूसरा यही कह रहा है कि भैया वो व्यक्ति नहीं हटाता है तो मजिस्ट्रेट साहब हटवा देंगे, है ना। मजिस्ट्रेट साहब आदेश करेंगे और उसको हटवा देंगे। तीसरा कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई बात के लिए कोई वाद नहीं होगा। जैसे तीसरा कह रहा है कि गुड फेथ में कोई कार्रवाई करते हैं मजिस्ट्रेट साहब तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आदि नहीं की जाएगी। एक और देखिए इसका सेक्शन यहाँ
इधर ही देख लीजिए, देखिए 143 सेक्शन 143, 143 क्या कहता है? देखिए 143 कहता है मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। ये क्या कह रहा है? पुनरावृत्ति मतलब उसको दोहराने की बात कह रहा है, दोहराव को रोक सकता है कि भैया आप दोबारा ऐसा कोई आदेश, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जैसा अभी करा है वैसा नहीं करेंगे। उसमें लिखा है कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता में या किसी अन्य विधि अन्य में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की ना पुनरावृत्ति करेगा और ना उसे चालू रखेगा। तो ये आदेश दे सकते हैं कि दोबारा ऐसा तुम नहीं करोगे जो अभी आपने किया है। कौन कौन दे सकता है जी? बस इतना याद रखना, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है, या अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा क्या हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, है ना। तो राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत अगर अन्य कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो उसके द्वारा आदेश दिया जा सकता है कि जैसा आपने अभी जो अपराध किया है वैसा आप अपराध दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा कुल मिला के बॉन्ड आदि भरवा लेते हैं इनसे। तो इस तरीके का आदेश भी दिया जा सकता है। ये आपका था न्यूसेंस वाला, है ना। अब देखिए न्यूसेंस के आशंकित खतरे अर्जेंट मामले 144 कहां तक जाता है, काफी यह भी तो नहीं, इसे इधर ही तक रहने दीजिए आज, क्योंकि ये अभी और है चैप्टर थोड़ा सा, ये कल आपका हो पाएगा। इसको आज इतना ही रहने दीजिए। अगला जो है न्यूसेंस के जो आशंकित है अर्जेंट मामले वाले हैं, ये अपन कल देखेंगे। उसके बाद स्थावर संपत्ति के बारे में भी विवाद है इसमें, वो भी होगा। दो टॉपिक और हैं इसके, ये दो टॉपिक हैं। उसके बाद पुलिस के निवारक कार्य, ये तो छोटा सा है तो ये भी हो जाएगा कल, है ना। तो ये आप कल देखेंगे अपन। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।